बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पीर से पोलियो की तर्ज पर घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया गया है। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं 14 अगस्त तक लाहौर की 18 साल से जायद उम्र की 40% आबादी की वैक्सीनेशन की जाएगी। पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद जिले इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। कमिश्नर लाहौर 14 अगस्त तक मुकर्ररा हदफ के तहत वैक्सीनेशन के लिए पुरुम्मीद है। कोरोना से निमटने के लिए जारहाना इक़दामात का फैसला वजीर सेहत यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि NCOC ने 14 अगस्त तक लाहौर की 18 साल से जायद उम्र की 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है। उन्होंने कहा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी इजाफा किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि 18 साल से जायद लाहौर की 25% आबादी की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। 40% का टारगेट भी हासिल कर लेंगे। बुनियादी टारगेट हमारा वो है 40% ऑफ द टोटल 18 प्लस जो हमारी पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए तो इस वक्त हमने जो लाहौर है उसमें 18 प्लस की जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 25% हम अपना वैक्सीनेट कर चुके हैं। टोटल ये हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 67 लाख बनती है। इसके अगेंस्ट हम 16,90,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद जिले इंतजामिया ने भी कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि पीर से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। हम लोगों को एक्सेस करने जा रहे हैं इन 422 टीमों के जरिए। हमारे 10 टाउन्स हैं, 166 जो यूनियन काउंसिल्स हैं जो हमारी मौजूद है यहाँ पर, उनके अंदर हम जाएंगे डेली बेसिस पे और ये हम मंडे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैंपेन। DC लाहौर के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। टीम में एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक डेटा ऑपरेटर और एक वैक्सीनेटर होगा। लाहौर में 30 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां अब तक 23 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। घर घर वैक्सीनेशन का मकसद कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन करना है। कैमरामैन अली नोमान के साथ अजमत आवान, लाहौर। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी बिल्डिंग का एयर कंडीशनिंग सिस्टम जवाब दे गया। हब्स और गर्मी की वजह से मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद परेशानी से दो चार रहे। सर्विसेज अस्पताल की मेन बिल्डिंग में बेशतर वार्ड्स और इमरजेंसी में कई दिनों से एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब है। गर्मी और हब्स के बायस मरीज निढाल हैं। लवाहिकीन हाथ वाले पंखे, फाइल कवर्स और एक्सरे शीट से अपने प्यारों को हवा दे रहे हैं ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। वार्ड्स में नजर दौड़ाएं तो एक बेड पर 2-2 मरीज नजर आते हैं। हब्स और गर्मी में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले परेशानी का सामना है, जबकि मरीजों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। थोड़ी देर पहले वो चेक करने जरूर आए थे लेकिन ऑन उन्होंने कोई नहीं किया। मरीज है, इधर बहुत गर्मी लग रही है और AC भी नहीं ऑन हो रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं इधर आने का। AC नहीं चल रहा, ब्लड प्रेशर की रिलीज हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। 3 दिन से हम बैठे, गर्मी है, पंखों की भी हवा नहीं है, ना AC है, AC खराब है और हम चल नहीं रहे। बार बार हम कहने जा रहे हैं पर कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पे AC नहीं चल रहा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। फिर मैंने ढूंढ के यहाँ आके लेटी, यहाँ पंखा नहीं चल रहा था और मैं इतनी परेशान है, मेरी हार्ट बीट 120 हो गई थी गर्मी की वजह से। हब्सज़दा माहौल में मरीजों का सांस लेना भी दुश्वार है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ताहाल कोई मुतबादिल इंतजाम न कर सकी। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे और वादे जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सके। अकबरी मंडी और होलसेल मार्केट्स में चीनी की फी किलो कीमत सेंचुरी का हिंसा उबूर कर गई। थोक मार्केट में चीनी 101 पर नॉट आउट है। थोक मार्केट्स में 15 रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा हो गया, जबकि परचून मार्केट्स में चीनी की फरोख्त 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। एक तरफ हुकूमती दावे और वादे, जबकि दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। चीनी की कीमतों को कम करने और मुस्तहकम रखने के हुकूमती वादे और दावे ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सके। थोक मार्केट में चीनी 101 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 105 से 110 रुपए में फरोख्त हो रही है। सीनियर ताजर रहनुमा और शुगर डीलर असगर भट्ट कहते हैं कि मिल्स सीनियर ताजर रहनुमा और शुगर डीलर असगर भट्ट कहते हैं कि मिल्स मालकान का गठजोड़ चीनी की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहा है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, ना वफाकी गवर्नमेंट के इख्तियार च ना सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार च। गरीब मर गया, ईद उल ज़ुहा ते गरीब मर गया, महंगाई रोई ते पड़ गई है। खंड के ओला तो तारे सामने हालात है कि हर बंदे ने इस्तेमाल करना है, ख्वाह मिनिस्टर है, ख्वाह गरीब है, रेडी बाज है, मजदूर है, उन्हें इस्तेमाल करना। लेकिन महंगाई इन्नी को बेकाबू है कि हुकूमती मशीनरी का ना ही कोई नहीं है। दूसरी जानिब परचून फरोश कहते हैं 101 रुपए की थोक में खरीद कर फ्रेट चार्जेस के बाद 110 रुपए में फरोख्त करना पड़ती है। 110 रुपए किलो में कर रहे हैं,
تو اس سے کم تو بارے میں نہیں ہے, جہاں سے خرچہ کرایہ بھی پڑتا ہے, 50 روپے تھوڑا کرایہ پڑ جاتا ہے, مزدوری خرچ کرایہ ڈال کے 50 سے یہی پڑ جاتا ہے. تو آگے جا کے کوئی 10 کی مانگتا ہے, 20 کی مانگتا ہے, پاؤ آدھا کلو, جتنی کسی کو پاس اویلیبل ہے. ظاہر ہے اتنی مہنگی ہے تو کیسے خرید سکے کوئی. 29 جون کو تھوک مارکیٹ میں چینی 94 روپے 50 پیسے میں فی کلو فروخت ہو رہی تھی. 15 جولائی کو ریٹ بڑھ کر 98 روپے 75 پیسے تک پہنچ گیا, جبکہ عید کے بعد مارکیٹ کھلنے پر چینی 98 روپے سے بڑھ کر 101 روپے کلو تک پہنچ گئی. چینی کی 50 کلو کی بوری 5030 روپے میں فروخت ہونے لگی. چینی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے سرکاری اداروں نے مؤثر حکمت عملی اختیار نہ کی تو چینی کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. کیمرامین عادل چودھری کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. سبزی منڈی میں سبزیوں کی ترسیل مکمل بحال نہیں ہو سکی. سبزیوں کی قیمتیں تاحال سرکاری نرخ ناموں کے برعکس آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. سرکاری نرخ نامے کے مطابق ادرک چائنا 420 روپے فی کلو گرام 500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. پیاز 43 روپے فی کلو گرام 50 روپے فروخت. بینگن 32 روپے فی کلو گرام 60 روپے میں فروخت. پھول گوبھی 57 روپے فی کلو گرام 70 روپے میں فروخت. سبز مرچ 90 روپے فی کلو گرام 100 روپے میں فروخت. کھیرا دیسی 60 روپے فی کلو گرام 70 روپے فی کلو میں فروخت. ٹماٹر 75 روپے فی کلو گرام 90 روپے میں فروخت. لہسن چائنا 200 روپے فی کلو گرام 250 روپے میں فروخت. میتھی 160 روپے فی کلو گرام 200 روپے میں فروخت. مٹر 182 روپے فی کلو گرام 250 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں. ٹینڈے دیسی کالے 100, بھنڈی 70, گاجر چائنا 125 اور کریلے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. کیا کرے جی, مہنگائی پیچھے سے مہنگائی تو آگے مہنگائی. دینے والے جب بیچنے والے وہ غلط, وہ آدھا نہیں سانوں بڑا مہنگا پہنتا تو اگا کی بنے گا. بس یہ حکومت والا غور کرے, بندے چھڑنے پہ تاکہ چلان کٹے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. عید سے پہلے ٹماٹر تھے 80 روپے کلو مل رہے تھے, ویسے عید کے بعد فوراً بعد 300 سے 350 کلو چلے گئے ہیں ٹماٹر. اور جو ادرک وغیرہ یہ کافی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں عید کے بعد. پیاز, ٹماٹر اور جتنے بھی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اس میں, اور عید کے بعد بھی ابھی بھی یہی سلسلہ مزید آگے بڑھتی جا رہی ہیں یہ, اور یہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. پنجاب حکومت کا لاہور شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیا باب کھولنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے 3 جاری میگا پروجیکٹس کے بعد شاہدرہ جدید ٹربو راؤنڈ اباؤٹ سمیت 10 ارب کی لاگت سے مزید 4 منصوبوں کے لیے ابتدائی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے سامنے شاہدرہ جدید ٹربو راؤنڈ اباؤٹ سمیت 4 میگا پروجیکٹس پیش کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے منصوبوں کے PC1 تیار کر کے PND سے باقاعدہ منظوری لینے کی ہدایت کر دی ہے. 5 ارب کی لاگت سے شاہدرہ میں ٹربو راؤنڈ اباؤٹ اور 8 ریمپس تعمیر کیے جائیں گے. ان کی تعمیر سے 3 لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا. 1 ارب 80 کروڑ کی لاگت سے غازی روڈ تا بٹھا چونک 6.5 کلومیٹر طویل کیریج وے کی تعمیر نو ہوگی. 1 ارب 40 کروڑ کی لاگت سے شہر کے 8 جنکشنز کو بہتر کیا جائے گا. ان میں بٹھا چونک, داتا دربار, فیصل چونک, گلشن راوی ٹی جنکشن, نستر جنکشن, کانا کاچھا راؤنڈ اباؤٹ شامل ہیں. 90 کروڑ کی لاگت سے داتا نگر برج اور گرد و نواح کی بحالی کا منصوبہ بھی میگا پروجیکٹس میں شامل ہے. LWMC نے علائشیں اٹھانے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. رواں سال عید الاضحیٰ پر 57,900 ٹن 10 ٹن علائشیں اور ویسٹ اٹھایا گیا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی 10 سالہ تاریخ کا نیا باب رقم ہو گیا. اس عید پر ویسٹ کلیکشن کا ریکارڈ قائم کر دیا. اس عید کے تینوں دنوں میں ریکارڈ ویسٹ کلیکشن کی گئی. 2020 میں 55,312 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا تھا. چاند رات کو 6,130 ٹن, عید کے پہلے دن 17,596 ٹن, دوسرے دن 19,852 اور تیسرے دن 14,333 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا. 2019 میں عید الاضحیٰ پر ویسٹ کلیکشن 54,514 ٹن, 2018 میں 52,431 ٹن, 2017 میں 53,000 ٹن تھی. CEO رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ عید کے تینوں دنوں کے لیے 1,876 گاڑیاں فیلڈ میں کام کرتی رہیں. آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات. لاہور کی 2 نشستوں پر الیکشن کی تیاریاں مکمل. 25 پولنگ سٹیشنز پر 9,031 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. 19 پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے لاہور میں بسنے والے کشمیری LA 34 جموں 1, LA 41 ویلی 2 کی 2 سیٹوں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. لاہور سیٹ LA 34 جموں 1 پر مسلم لیگ نون کے ناصر ڈار, تحریک انصاف چودھری ریاض اور پیپلز پارٹی کے زاہد اقبال کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. LA 41 ویلی 2 سے مسلم لیگ نون کے اکرام بٹ, PTI کے غلام محی الدین دیوان اور پیپلز پارٹی کے شبیر عباس میر آمنے سامنے ہوں گے.
लाहौर के 25 में से 19 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। इंतखाबी अमल के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। वैली सीट के लिए 10 कैंप शादरा, कला लक्ष्मण सिंह, दहली गेट, शादबाग, मिस्री शाह, मोची गेट, चुबुरची, कृष्ण नगर, गुलबर्ग, वॉल्टन रोड पर लगाए जाएंगे। जम्मू के लिए 15 कैंप शादरा, इस्लामपुरा, शादरा, फैक्ट्री एरिया, बादामी बाग, शेरावाला गेट, नौलखा पार्क, घोड़े शाह, बागबानपुरा, गड़ी शाहू, सदर बाजार, जेल रोड, ग्रीन टाउन, इचरा और छप्पड़ स्टाफ पर कायम किए जाएंगे। पोलिंग एतवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर से आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 2 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात आज होंगे। लाहौर की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 25 पोलिंग स्टेशन पर 9031 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 19 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। तैयारियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। राना ज़रनूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना ज़रनूर, बताइएगा, तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से लाहौर की 2 सीटों पर जो है इंतखाबात आज होने हैं और इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 9031 वोटर जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं लाहौर में कश्मीरी जो हैं, वो वोट कास्ट करेंगे। और इस दौरान जो अगर बात की जाए तो जो इंतखाबात होंगे वो जो है LA 34 जम्मू और LA 41 वैली 2 की सीटें हैं, उन पर इंतखाबात होने हैं। और मजमूई तौर पर 25 पुलिस स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनमें से 19 जो हैं हसास करार दिया गया है। अगर बात की जाए जो उम्मीदवार हैं, वो मजमूई तौर पर 21 उम्मीदवार हैं दोनों हलकों में, लेकिन जो असल मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीस पार्टी के जो उम्मीदवार मुकाबला होगा। अगर बात की जाए जो LA 34 जम्मू की सीट है, उस पर जो मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है चौधरी रियाज होंगे। पीपल्स पार्टी के जो हैं उसमें जाहिद इकबाल के हैं, और जो मुस्लिम नून के हैं वो नासिर डार होंगे उम्मीदवार जो होंगे। इस तरह LA 41 से जो हैं जो उम्मीदवार होंगे उनमें मुस्लिम नून के इकराम भट्ट हैं, PTI के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान हैं, और पीपल्स पार्टी के जो हैं वो शब्बीर अब्बास मीर जो हैं, इनमें मुकाबला होगा। और देखा जाए तो एक अच्छा सख्त मुकाबला मुतवक्के है। और जो 19 स्टेशनों को हसास करार दे दिया गया है, और कल सुबह जो है, आज सुबह जैसे जो है वो 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। उसके बाद से जो है मुसलसल जारी रहेगी। उस दौरान जो है वोटर जो रजिस्टर्ड हैं 9031 वो अपना वोट जो है कास्ट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। राना ज़रनूर हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात आज होंगे। महकमा हायर एजुकेशन का दयाल सिंह कॉलेज को असली हालत में बहाल करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने वॉल सिटी अथॉरिटी को ये टास्क दे दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने लाहौर के मारूफ तालीमी इदारे दयाल सिंह कॉलेज को असल हालत में बहाल करने का फैसला किया है। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज की बहाली का टास्क वॉल सिटी अथॉरिटी को सौंप दिया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नदीम महबूब के मुताबिक दयाल सिंह कॉलेज की तारीखी हैसियत को बहाल किया जाएगा। इस हवाले से दयाल सिंह कॉलेज की बिल्डिंग को महफूज बनाया जाएगा। नदीम महबूब ने मजीद बताया कि वॉल सिटी अथॉरिटी जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि दयाल सिंह कॉलेज की बिल्डिंग तारीखी हैसियत रखती है, इसकी तारीखी अहमियत के पेश नजर ही इसे महफूज करने का फैसला किया गया है। सरकारी स्कूलों में तैनात ग्रेड 17 के असातिज़ा को ग्रेड 18 में तरक्कियां देने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को असातिज़ा की फहरिस्तें मुरतब करने के अहकामात तरक्कियां बोर्ड्स के 3 साल के नताइज की बुनियाद पर होंगी। सरकारी स्कूलों में तैनात ग्रेड 17 के असातिज़ा को ग्रेड 18 में तरक्कियां देने का फैसला किया गया है। प्रमोशन पॉलिसी 2010 के तहत असातिज़ा को तरक्कियों के लिए अहल तसव्वुर किया जाएगा। ग्रेड 17 में तैनात असातिज़ा के गुज़िश्ता 3 बरस के बोर्ड नताइज का जायजा लिया जाएगा। असातिज़ा की बोर्ड के औसतन नतीजा से कम रिजल्ट होने पर तरक्कियां रोक दी जाएंगी। DPI सेकेंडरी एजुकेशन असातिज़ा की तरक्कियों की अहलियत के केसेस तैयार करेगा। दिसंबर 2017 की जारी करदा सीनियरिटी फहरिस्त में शामिल असातिज़ा के केसेस फाइनल होंगे। सीनियरिटी नंबर 851 से लेकर सीनियरिटी नंबर 1200 तक असातिज़ा के केसेस फाइनल होंगे। LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास 30 जुलाई को तलब। 53 अरब से ज़ायद का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
गवर्निंग बॉडी इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LDA एस इमरान करेंगे। मेंबर गवर्निंग बॉडी सादिया सुहेल, आमिर रियाज कुरैशी, DG LDA अहमद अजीज तारिड, MD वासा सैयद जाहिद अजीज समेत दीगर मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में LDA का 53 अरब से ज्यादा का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें वासा का 18 अरब का बजट भी शामिल होगा। इजलास में ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टीपा का 32 करोड़ का बजट भी मंजूरी के लिए पेश होगा। गवर्निंग बॉडी इजलास में LDA ज्वाइंट वेंचर रेगुलेशंस भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। नूर मुकद्दम के बहीमाना कत्ल के खिलाफ लिबर्टी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मिस्त्री शाह में गटर उबल पड़े, सीवरेज के नाकिस निज़ाम पर रिहायशियों ने वासा के खिलाफ एहतजाज किया। उधर विफाकी कॉलोनी F ब्लॉक में सुई गैस की पाइपलाइन जवाब दे गई और गैस की बंदिश पर मकीन खाना पकाने से भी रह गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस की गूंज लिबर्टी चौक तक पहुंच गई। तुलबा तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा किया। जो डोमेस्टिक बिल जैसे इम्पोर्टेंट कदम है, इक़्तिदाम है, वो उठाएं, उनको दबाया ना जाए बल्कि उनको उठाया जाए और जो भी बाकी लॉज मौजूद हैं औरत की प्रोटेक्शन के लिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली चीज़ों को देखना होगा और बहुत सी उनको सजाएं भी जो करते हैं उनको सजाएं भी ऑन द टाइम उनको देनी चाहिए। नाकिस सीवरेज सिस्टम ने मिस्त्री शाह के रहायशियों की नाक में दम कर दिया। हबीबगंज, फारूकगंज, शरीफाबाद और गाड़ी महल्ले में गटर उबल पड़े, जिससे आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाके ने वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। किसी ने पता नहीं किया जी कोई आया गैस के नहीं आया, कोई ऐसा पता ही नहीं करते। कदे बिजली जाती रही, कदे गैस जाता रहता है, कदे कुछ हो जाता है। इसका कोई वाली वारस को नहीं है। ईद वाले दिन सुबह 10 बजे से लाइट गैस बंद है। कोई किसी के घर में कोई चीज़ ना रोटी पक सकी ना हांडी पक सकी, लोग सड़कों पे बैठे हुए थे। पानी से गली पूरी भरी पड़ी थी, कोई हल नहीं है। सीवरेज का पानी सुई गैस के साथ कंप्लेंट पे कंप्लेंट हम करते रहे हैं। कोई 150 के कंप्लेंट की है, हम करीब हमने कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वफाकी कॉलोनी F ब्लॉक में सुई गैस की बंदिश पर मकीन सरापा एहतजाज रहे। रहायशियों के मुताबिक गैस पाइपलाइन सीवरेज लाइन के साथ मिक्स हो गई है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में वारदातों का सिलसिला जारी। आबाई इलाकों में ईद मनाने वाले बेशतर शहरी अपने कीमती सामान से हाथ धो बैठे। चोरों ने कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन ताहिर जमान के घर का भी सफाया कर डाला। डिफेंस सी के इलाके फेज 6 के रिहायशी कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन ताहिर जमान के अहले खाना ईद उल अजहा मनाने आबाई इलाके गोजरा गए हुए थे कि इसी दौरान नामालूम चोरों ने घर से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। वारदात की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। DIG ऑपरेशन सादिक कयानी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP कैंट से रिपोर्ट तलब कर ली और वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में गैर कानूनी तोसी और माली बेज़ाब्तगी स्कैंडल का मामला। स्कैंडल में मुलव्विस 2 सरकारी अफसरान को जिला कचहरी में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज़ की तोसी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी यूसुफ अब्दुल रहमान ने केस पर समाअत की। साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और रिंग रोड लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मजीद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई कि मुल्ज़िमान से अभी माली बेज़ाब्तियों के मुतालिक तफ्तीश करना बाकी है। मुल्ज़िमान ने मंसूबे में खिलाफ ज़ाब्ता तौसीक़ की। मुल्ज़िमान पर माली बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम भी है। मुल्ज़िमान ने खजाने को 2 अरब 60 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, जबकि मुल्ज़िमान के वकील ने कहा कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। तमाम दस्तावेजात एंटी करप्शन के पास हैं, लिहाजा मजीद जिस्मानी रिमांड न दिया जाए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्पेंसर को अताई करार देकर जुर्माना और प्रॉपर्टी सेल करने का इकदाम कल अदम करार दे दिया। अदालत आलिया ने करार दिया है कि नोबल और फलाही मकसद हेल्थ केयर कमीशन को कानून से हटकर काम करने का लाइसेंस नहीं दे सकता। अतायत खतरा है, इसका मुआशरे से खात्मा एक चैलेंज है। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने डिस्पेंसर मंजूर इलाही की दरख्वास्त पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि हेल्थ केयर कमीशन कानून पर अमल दरामद का पाबंद है। हैरान कुन है कि सिर्फ डिस्पेंसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्लिनिक के डॉक्टर के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। छापे के बाद क्लिनिक छोड़ने के बयान पर डॉक्टर को केस से अलग कर दिया गया। डिस्पेंसर पर जिस मरीज के इलाज का इल्जाम लगाया, इसका बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्लिनिक से सिरिंज और दूसरा सामान मिलना दरख्वास्त गुजार को अताई साबित नहीं करता। तहरीरी
اپیل فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت درخواست گزار کو عطائی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتی ہے. اگر منظور سے کوئی جرمانہ وصول کیا تو اس کے ورثاء کو واپس کیا جائے. ہیلتھ کیئر کمیشن نے منظور الہی کے گھر میں کلینک سیل کر کے 3,30,000 روپے جرمانہ کر دیا تھا. حق مہر میں لکھے 10 مرلے کے پلاٹ کے حصول کا دعویٰ. فیملی گارڈین عدالت نے قانونی نقطے پر بحث کے لیے وکلا کو پیر کو طلب کر لیا. فیملی گارڈین جج کی عدالت میں خاتون سلمہ بی بی کے دعوے میں وسیم راجپوت ایڈوکیٹ نے قانونی نقطہ اٹھایا کہ اگر مرد پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے تو شوہر کو پہلی بیوی کو حق مہر ادا کرنا ہوگا. باصورت دیگر عدالت سزا دے سکتی ہے. عدالت میں خاتون نے موقف اختیار کیا کہ اس کے شوہر نے حق مہر میں 10 مرلے کا پلاٹ لکھ کر دیا تھا. اب اس نے بغیر اجازت دوسری شادی کر لی لیکن ابھی تک حق مہر میں لکھا پلاٹ اس کو نہیں دیا. عدالت نے دعوے پر وکلا کو قانونی نقطے پر بحث کے لیے پیر کے روز طلب کر لیا. جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت کے لیے کمروں کی کمی مسئلہ بن گئی. اینٹی کرپشن کی ایک ہی کمرے میں 2 عدالتیں قائم ہو گئی. جوڈیشل کمپلیکس میں اینٹی کرپشن کی 2 عدالتیں قائم تھیں جن کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس وقت اینٹی کرپشن کی ایک عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں ہے جبکہ سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن کا ریکارڈ اور فرنیچر برآمدوں میں پھینک دیا گیا جو 1 ماہ سے اسی حالت میں پڑا ہے. ہائی کورٹ نے اسپیشل جج اینٹی کرپشن راجہ محمد ارشد کو سینئر جج کے عہدے پر ترقی دے دی جنہوں نے چارج سنبھال لیا. سینئر جج کی عدالت نہ ہونے پر راجہ ارشد کہاں بیٹھیں گے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. 1 ماہ سے سینئر جج کا عملہ برآمدوں میں بیٹھ کر کیسوں میں اگلی تاریخیں دے رہا ہے جبکہ کیسوں کی فائلوں کو ایک بڑے ٹھیلے میں بند کر کے کمرے میں رکھ دیا گیا ہے. گورنر پنجاب سے کوآرڈینیٹر سید عظمت علی شاہ اور وفود کی ملاقاتیں. چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان درالسمت میں کامیابیوں سے آگے بڑھ رہا ہے. گورنر ہاؤس میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو کپتان کے کھلاڑیوں کی ہی جیت ہوگی. انشاءاللہ آزاد کشمیر کا صدر اور وزیر اعظم بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو آزاد کشمیر انتخابات میں واضح شکست کا خوف کھایا جا رہا ہے. گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان قومی امنگوں کے ترجمان اور کشمیر کے سفیر ہیں. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت بزنس کمیونٹی سمیت تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے اور کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے وفاقی اور پنجاب حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات اور سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود کی ملاقات. چودھری پرویز الہی نے کشمیر الیکشن کے حوالے سے میاں عمران مسعود کو ضروری ہدایات جاری کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے میاں عمران مسعود سے گفتگو میں کہا کہ چودھری اکبر ابراہیم پہلے بھی اسی سیٹ پر کامیاب ہوتے چلے آئے ہیں. انشاءاللہ اس مرتبہ بھی چودھری اکبر ابراہیم ہی سرخ رو ہوں گے. انہوں نے کہا کہ چودھری اکبر ابراہیم مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار ہیں. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ الیکشن ڈے پر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں اور الیکشن کے روز قانون اور الیکشن رولز پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے. مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین کی مرحوم صحافی عارف نظامی کی رہائش کا آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. مرحوم کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا. مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین نے ڈی ایچ اے میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عارف نظامی مرحوم کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. کاف لیگ کے رہنماؤں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی. اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کی جانب سے مرحوم کی صحافتی اور ملی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک اچھے انسان تھے. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. قابل تلافی قسم کا لاس ہے اور ہمارا کیونکہ خاندان کا بھی ان سے بڑا درینہ تعلق تھا، خصوصاً والد صاحب کا، چودھری شجاعت صاحب کا، تو اسی کی وجہ سے ہم یہاں آ جائے ہیں تاکہ فیملی کے ساتھ اپنے غم کا اظہار بھی کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی دنیا میں تو بہت ہی ناقابل تلافی قسم کا نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عارف نظامی صاحب کا جو لاس ہے وہ جو ہے ہمیشہ جو یاد رکھا جائے گا، اور جرنلزم کی ورلڈ میں ایک بہت بڑا ان کا نام تھا اور ہمیشہ سے ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے دیکھا جاتا تھا. ماڈل ٹاؤن اتفاق مسجد میں میاں نواز شریف کے کزن میاں طارق شفیع مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میاں شہباز شریف، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. دعائیہ تقریب میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور عزیز الرحمان چند، چیئرمین UC 213 صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ،
सखी सरवर बट, साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया बट, साबिक रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर रहमान अजीज़ चंद, सदर लिबर्टी मार्केट सुहेल सरफराज मंच सुहेल ज़िया भट्ट, साबिक चेयरमैन एप्टमा SM तनवीर शेख, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट, नायब सदर लाहौर चेयरमैन मियाँ अबू जरशाद, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ मिसबाउर रहमान, ग्रुप लीडर UBGSM मुनीर, डॉक्टर शाहिद रजा, सदर लंडा बाजार अली नुसरत भट्ट और मियाँ जावेद अली भी दुआया तकरीब में शरीक हुए। मौलाना रागिब नईमी ने मियाँ तारिक शफी मरहूम के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ कराई। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास मुहर्रम उल हराम की आमद के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। CCPO का कहना था कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। इश्ताआल अंगेज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में होने वाले इजलास में DIG ऑपरेशन लाहौर साजिद कयानी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, मुफ्ती इमरानुल हसन, मुफ्ती इमरान आगा, शाह हुसैन कजलबाश, सैयद मेहदी शाह, हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, मौलाना असद उबैद, मौलाना महमूदुल हसन, मोतसिम इलाही ज़हीर और मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी ने शिरकत की। CCPO का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में तमाम मसालिक के उलमाए कराम पर मुश्तमिल अमन का रवा चलाया जा रहा है। इजलास में मुतनाज़ तकारीर और साउंड एक्ट सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद करवाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि शरपसंद अनासर की मॉनिटरिंग के लिए CTD और FIA को भी लूप में लेने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम में एक दूसरे के मसालिक और नज़रियात का एहतराम किया जाए। किसी को भी मजहब और मसलक के मुक़द्दसात की तौहीन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के लिए पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक और शिकें पढ़कर सुनाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बदजुबानी की पुरजोर मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के वफूद 27 जुलाई से मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे। किसी फ़र्द को दूसरों को काफिर करार देने का हक नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को विरासत में उनका हक शरीयत ने दिया है। हुकूमत, फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जिदोजहद बगावत है। ऐसा जिहाद जिसमें कताल हो, उसका इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। सियासतदानों से अपील करता हूँ कि कश्मीर पूरी कौम का मसला है। खुदारा कश्मीर के मसले को मुतनाज़े ना बनाया जाए। कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के ग्रुप मैच में पाकिस्तान रेलवे ने FBR को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कॉर्पोरेट प्रीमियर फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में टाउनशिप वाइट्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में FBR ने पहली बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 132 रन बनाए। अली रजा 65 और सलमान नवीद 23 रन इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ज़ीशान जैदी, इमरान अकरम और हमदान नज़ीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान रेलवे ने हदफ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। काशिफ भट्ट ने 57 और हसन नासिर ने 41 रन की इनिंग खेलकर अपनी टीम को फतह दिलवाई। ईद कोई बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन थिएटर्स पर शायकीन का बेपनाह रश है। शायकीन ड्रामा देखने टोलियों की सूरत में आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैनी से। ज़ैन मदनी हुसैनी, बताइएगा। ईद कुर्बान तो ख़त्म हो गई, लेकिन शहर लाहौर के जो थिएटर्स हैं वहाँ पर ड्रामा शायकीन का जो है वो रश जो है बेपनाह देखने में जो है वो नज़र आ रहा है। आज ईद ख़त्म हुए एक रोज़ हो गया और आज चौथा रोज़ है ईद का, लेकिन इसके बावजूद थिएटर्स पर जो है वो बेपनाह रश है। मैं इस वक्त अल्फला थिएटर में मौजूद हूँ, जो कि शहर लाहौर का सबसे बड़ी मेगा कास्ट का ड्रामे का जो है वो थिएटर है। इस वक्त अल्फला थिएटर के चेयरमैन अरशद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ओवरऑल बिज़नेस जो है वो कैसा रहा, क्योंकि कोविड के बाद जो है, लॉकडाउन के बाद थिएटर जो है वो दोबारा से काफ़ी अरसे के बाद खुला। तो अब इस पर क्या आप कहेंगे कि ईद पर कितना बिजनेस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कोरोना जैसी वबा को अल्लाह ताला दूर करे। और बाकी दूसरा ये लाहौर के शहर के जो लोग रहने वाले हैं वो खुश दिल हैं, खुश यानी वो खुशियाँ बांटने वाले लोग हैं जो लाहौरी हैं। तो ज़ाहिर है वो खुशियाँ बांटने और खुशियाँ देखने के लिए आते हैं। तो घुटन का सा एक माहौल है और इसमें हम मुकम्मल है कि पूरा जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें SOP दिए हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस रहा है और लोग जो है ना आए हैं और लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फैमिलियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं।
تو جو ہے کہ گڈل کے مال میں ایک اچھی ایک جو ہے نا لوگوں کے لیے تفریح ہے. تو الفلاح تھیٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر عید پہ اچھا ڈرامہ پیش کرتے ہیں اور لوگ ہماری اس کاوش کو پسند بھی کرتے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. تو باقی جتنے جو تھیٹر کے اصل سپر سٹار ہیں, بڑے سپر سٹار ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے الفلاح میں ہی ہیں. تو الفلاح تھیٹر یعنی جیسے ہوتا ہے نا ایک بڑا مال ہوتا ہے, یہاں پہ اس کے چھت میں ہر چیز ہوتی ہے, یہ بھی ایک انشاءاللہ تھیٹروں میں ایک بڑا مال ہے. تو اس میں ہر ورائٹی ہوتی ہے, تو اس لیے لوگ آتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ باقی ہماری دعا ہے جو مکمل SOP اس مطابق کام ہو رہا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ. اور لوگ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وبا کو ختم کرے. جی بالکل, کرونا وبا جو ہے وہ ختم کرے, یہ الفلاح تھیٹر انتظامیہ کا کہنا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کووڈ کے جو SOPs ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے. اور شائقین ڈرامہ بہت شکریہ. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.